नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं फिल्मकार सत्यजीत रे की लिखी कहानी घुरघुटिया की घटना, जो उनके फेलुदा सीरीज की कहानी है। तो सुनिए कहानी घुरघुटिया की घटना। ग्राम घुरघुटिया, पत्रालय पालसी, जिला नादिया, 3 नवंबर 1974। सेवा में श्री प्रदोष मित्र महोदय, आपके कीर्ति कलाप के बारे में सुनने के बाद आपसे भेंट करने की इच्छा मन में जगी है। यह जरूर है कि इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य है। आपको आने के बाद इसका पता चलेगा। आप यदि 73 साल के वृद्ध के अनुरोध की रक्षा करने का कष्ट स्वीकार कर सकें तो अविलंब पत्र लिखकर सूचित करें। घुरघुटिया आने के लिए पलासी स्टेशन पर उतरकर 5.5 मील दक्षिण आना होगा। सियालदह से कई ट्रेनें यहाँ आती हैं। उनमें से आप 365 अप लालगोला पैसेंजर दोपहर 1:58 में खुलती है और शाम 6:11 में पलासी स्टेशन पहुँचती है। स्टेशन पर मेरी गाड़ी मौजूद रहेगी। रात में आप मेरे घर पर ही ठहरेंगे। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे ट्रेन पकड़कर वापस जा सकते हैं। सुभैशी काली किंकर मजूमदार। चिट्ठी पढ़कर फेलुदा को वापस करते हुए मैंने कहा, पलासी का मतलब क्या? वही पलासी जहां युद्ध हुआ था? फेलुदा ने कहा, बंगाल में और कितने पलासी नामक स्थान हैं। तब हाँ, अगर तू ये सोचता है कि वहां बहुत सारे ऐतिहासिक चिन्ह हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी। कुछ भी नहीं है। यहां तक कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में जिस पलाश वन से पलासी नाम पड़ा था, उस पलाश वन का वहां एक दरख्त भी नहीं है। तुम जा रहे हो? मैंने पूछा। फेलुदा ने कुछ देर तक चिट्ठी की ओर देखने के बाद कहा, बूढ़ा आदमी इस तरह बुला रहा है, इसके अलावा उद्देश्य क्या है ये जानने का भी कौतूहल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देहात में सर्दियों में सुबह शाम मैदान पर किस तरह धुआं जमा रहता है, क्या तूने देखा है? पेड़ों का सिर्फ तना और ऊपरी भाग दिख पड़ते हैं। शाम वहां एकाएक उतर आती है और उसके बाद ही हड्डियों को कपाने वाली ठंड पड़ने लगती है। ये सब बहुत दिनों से देख नहीं सका हूं। तपसा, एक पोस्ट कार्ड तो ला। चिट्ठी पहुंचने में 3-4 दिन लग सकते हैं। इसका हिसाब करने के बाद ही फेलुदा ने काली किंकर मजूमदार को तारीख की सूचना दी थी। हम उसी के अनुसार 365 अप लालगोला पैसेंजर में चढ़कर 12 नवंबर रविवार की शाम 6:30 बजे पलासी पहुंचे। ट्रेन के डब्बे से ही हमने धान के खेतों में एकाएक शाम को उतरते देखा। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो चारों तरफ रोशनी थी। हालांकि आकाश पूरे तौर पर अंधेरा नहीं हुआ था। टिकट कलेक्टर को टिकट देकर बाहर निकलने पर जिस गाड़ी पर हमारी निगाह पड़ी वही मजूमदार साहब की गाड़ी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरह की गाड़ी हमने कभी नहीं देखी। फेलुदा ने बताया, बचपन में उसने ऐसी एकाध गाड़ी शायद देखी हो, मगर इसके नाम से वो परिचित है। कपड़े की हुड वाली गाड़ी है, एम्बेसडर से 1.5 गुना लंबी, अमेरिकी गाड़ी, नाम हॉप मोबिल। गाड़ी की बॉडी का गाढ़ा रंग जहां तहां से उखड़ गया है। हुड के कपड़े पर 3 जगहों में पैबंद लगे हैं। फिर भी न जाने क्यों गाड़ी को देखकर मन में एक ममता जगती है। इस तरह की गाड़ी के साथ चपरासधारी ड्राइवर बहुत ही फबता। उसके स्थान पर जो व्यक्ति है वो मामूली धोती और सफेद कमीज पहने है। वो गाड़ी के अंदर पीठ टिकाए सिगरेट का कश ले रहा था। हमें आते देखकर उसने सिगरेट फेंक दी और खड़ा होकर बोला, आप लोग क्या मजूमदार साहब के घर जा रहे हैं? फेलुदा ने कहा, जी हाँ, घुरघुटिया जाना है, आइए। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। हम 40 बरसों की पुरानी गाड़ी के अंदर सामने की ओर पैर फैलाकर और पीछे की तरफ पीठ टिकाकर आराम से बैठ गए। ड्राइवर ने हैंडल घुमाकर गाड़ी स्टार्ट की और वो घुरघुटिया की ओर रवाना हो गई। रास्ता ठीक नहीं है, गाड़ी का स्टीयरिंग भी पुराना है, इसलिए हम आराम नहीं कर सके। फिर भी गाड़ी जब पलासी बाजार पार कर गांव के खुले रास्ते पर आई तो आंख और मन दोनों ही एक साथ आनंद का उपभोग करने लगे। फेलुदा ने ठीक ही कहा था। धान से भरे खेतों के पार
पेड़ पौधों से घिरे छोटे छोटे गांव नजर आ रहे हैं और उनके आसपास धुएं से ढेर घटा की तरह जमीन से 8-10 हाथ ऊपर बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर चित्र बिखरे पड़े हों। इस तरह के स्थान में एक पुराने जमींदार की हवेली हो सकती है, ये जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मगर 10 मिनट चलने के बाद रास्ते के दोनों किनारे के पेड़ पौधों को देखने पर पता चला कि हम कटहल और जामुन से भरे बागीचे से होकर गुजर रहे हैं। उसके बाद ये रास्ता जब दाहिनी ओर मुड़ गया और हम एक जीर्ण मंदिर पार कर चुके तो नौबत खाने के साथ एक सेवार से भरा सफेद फाटक दिख पड़ा। हमारी गाड़ी 3 बार हॉर्न बजाकर जैसे ही फाटक के अंदर पहुंची, हम एक विशाल हवेली दिखाई पड़ी। पीछे की तरफ संध्या के आकाश से लालिमा समाप्त हो चुकी है और उसके स्थान पर अब एक बैगनी आभास है। अंधेरी हवेली आकाश के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी है। हवेली की हालत ऐसी है कि वो जादूघर में रखने लायक हो गई है। दीवार में लोनी लग गई है, पूरे मकान का पलस्तर झड़ गया है और ईंटें बाहर निकल आई हैं। उन ईंटों में भी दरारें पड़ गई हैं और उन दरारों में पेड़ पौधे उगाए हैं। गाड़ी से उतर के फेलूदा ने पूछा, इस तरफ बिजली नहीं है क्या? ड्राइवर ने कहा, जी नहीं, 30 वर्षों से सुन रहा हूं कि अब आई मगर अब तक नहीं आई है। हम जहां खड़े हैं वहां से ऊपर की ओर ताकने पर 2 मंजिले की बहुत सी कोठरियों की खिड़कियां दिख रही हैं, मगर उनमें से किसी में रोशनी नहीं है। दाहिनी ओर कुछ दूरी पर झाड़ियों की फांक से एक छोटा कमरा दिख रहा है जिसमें एक लालटेन टिमटिमा रही है। शायद माली या दरबान या उसी श्रेणी का कोई आदमी उस कमरे में रहता है। मन ही मन सोचा, फेलूदा बिना पता लगाए ये किस प्रकार के स्थान में चला आया। एक लालटेन की रोशनी हवेली के सदर दरवाजे से आकर बाहर की जमीन पर पड़ी। उसके बाद ही एक बूढ़ा नौकर दरवाजे की चौखट पर आ खड़ा हुआ। इस बीच ड्राइवर गाड़ी को गैरेज के अंदर ले जा चुका है। नौकर ने भौं सिकोड़कर हमारी ओर देखा और उसके बाद बोला, अंदर चले आइए। हम दोनों उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर आने लगे। हवेली बहुत लंबी चौड़ी जगह घेरे खड़ी है, ये हम अच्छी तरह समझ रहे थे, मगर बाकी सारी चीजें छोटी छोटी हैं। दरवाजे बौने जैसे दिखते हैं। खिड़कियां कलकत्ते के मामूली से मामूली घर की खिड़कियों की तुलना में आधी हैं। छत एक हाथ से छुई जा सकती है। फेलूदा ने पूछने पर बताया कि 150-200 साल पहले बंगाल के जमींदारों की हवेलियां ऐसी ही हुआ करती थी। लंबे बारामदे को पार कर हम दाहिनी ओर मुड़े और सीढ़ियां तय कर जब ऊपर पहुंचे तो एक आश्चर्यजनक चीज पर हमारी निगाह पड़ी। फेलूदा ने कहा, इसे चापा दरवाजा कहते हैं। डकैतों को रोक कर रखने के लिए इस तरह के दरवाजे बनते थे। इस दरवाजे को बंद करने पर ये सीधे खड़ा नहीं रहता है, मुड़कर सिर के ऊपर सीलिंग की तरह तिरछे होकर लेट जाता है। दरवाजे पर जो छेद देख रहे हो उसमें बल्लम घुसाकर डाकुओं को भगाया जाता था। दरवाजा पार करने के बाद एक लंबा बारामदा मिला जिसके परले सिरे पर आले पर एक दिया जल रहा था। उसी की बगल के एक दरवाजे से हम तीनों ने एक कमरे के अंदर प्रवेश किया। ये एक बड़ा कमरा था। अगर सरो सामान रहता तो और भी बड़ा प्रतीत होता। एक विशाल पलंग कमरे का करीब करीब आधा हिस्सा दखल किए हुए है। उसके सिरहाने बाईं ओर एक मेज है और उसके बगल में एक संदूक। इसके अलावा 3 कुर्सियां, एक साधारण अलमारी और बाईं ओर एक मेज है जिसकी फर्श से छत तक किताबें ठुसी हुई हैं। उसकी बगल में एक संदूक। इसके अलावा कुर्सियां हैं और पलंग पर कंबल ओढ़े एक बूढ़ा पड़ा है। मेज पर रखी एक मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है और उस रोशनी में यह पता चल रहा है कि सफेद दाढ़ी और मूंछों के अंतराल से वो व्यक्ति हमारी ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा है। बैठिए, काले किंकर मजुमदार ने कहा। या आप बैठो कहूं, तुम तो उम्र में मुझसे आधे से भी कम लगते हो। तुम ही संबोधन करना अच्छा रहेगा। कहो, ठीक कह रहा हूं ना? जरूर। फेलूदा ने मेरे बारे में चिट्ठी के द्वारा ही सूचना भेज दी थी। अब उनसे मेरा परिचय कराया। एक बात मेरे ध्यान में आई और वो ये कि हमारे नमस्कार के उत्तर में उन्होंने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। हम पलंग के सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए।
बुजुर्ग ने हौले से मुस्कुराकर कहा, मेरी चिट्ठी पाकर जरूर ही कौतूहल हुआ होगा। कौतूहल नहीं होता तो हम इतनी दूर से आते ही क्यों? मजूमदार साहब सचमुच में खुश हुए, ये साफ साफ पता चल जाता है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं आते तो मुझे दुख होता। इसके अलावा अपने एक पावने से तुम वंचित हो जाते। पता नहीं ये किताबें तुम्हारे पास हैं या नहीं। उनकी दृष्टि मेज की ओर गई। मोमबत्ती के पास ही 4 मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। फेलुदा उठकर वहां गया और किताबों को उलट पुलट कर बोला, बाप रे, ये तो दुष्प्राप्य किताबें हैं और हर पुस्तक मेरे पेशे से संबंधित है। क्या आप किसी जमाने में? अरे नहीं, उन्होंने हंसकर कहा, मैंने खुद कभी जासूसी नहीं की है। ऐसे तुम मेरी जवानी का एक शौक या हॉबी कह सकते हो। आज से 52 साल पहले हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को खबर दी गई। मैल्कम नाम का एक अंग्रेज जासूस, उसने खूनी को पकड़वा दिया। उसी मैल्कम से बातचीत करने के बाद मेरे मन में जासूसी के प्रति कौतूहल पैदा हुआ। उसी समय इन किताबों को खरीदा था। साथ में जासूसी कहानियां पढ़ने का शौक भी हुआ। एमिल गेवेरियो का नाम तुमने सुना है? हाँ हाँ, फेलुदा ने उत्साह के साथ कहा। फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने पहली जासूसी पुस्तक लिखी थी। काले किंकर मजूमदार से हिलाकर बोले, उनकी सारी पुस्तकें मेरे पास हैं। इसके अलावा एडगर एलन पो और कॉनन डायल की तो हैं ही। जितने भी पुस्तकें मैंने खरीदी हैं सब की सब 40 साल या उससे पहले की हैं। इन पुस्तकों के अलावा मेरे पास कोई आधुनिक किताब नहीं है। ये जरूर है कि इस दिशा में आज काम बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत से वैज्ञानिक उपायों का आविष्कार हो चुका है। तब हाँ, तुम्हारे बारे में जो कुछ सुन चुका हूं उससे पता चलता है कि तुम और जो कुछ भी तुमने किया है उसमें तुम्हें सफलता हासिल हुई है। क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूं? सफलता की बात तो मैं नहीं जानता, पर मेरे तौर तरीके के बारे में आपने जो कुछ कहा है वो सही है। ये सब जानने सुनने के बाद ही मैंने तुम्हें बुला भेजा है। वे एक क्षण के लिए चुप हो गए। फेलुदा अपनी जगह पर लौट आया। मोमबत्ती की स्थिर शिखा की ओर कुछ देर तक निहारने के बाद काली किंकर बाबू बोले, मेरी उम्र 70 से ज्यादा की हो चुकी है और तबीयत भी अच्छी नहीं रह रही है। जब चल बसूंगा तो इन पुस्तकों की क्या हालत होगी पता नहीं। इसलिए सोचा कि अगर तुम्हें सौंप दूं तो तुम इन पुस्तकों की कद्र करोगे। फेलुदा अवाक होकर आले पर रखी पुस्तकों की ओर देख रहा था। बोला, यह सब क्या आपकी अपनी पुस्तकें हैं? काली किंकर बाबू बोले, मजूमदार वंश में एकमात्र मुझे ही पुस्तकों का शौक था। इसके अलावा नाना प्रकार के विषयों के प्रति मुझ में जो उत्साह था ये तुम अवश्य ही समझ रहे होगे। हाँ, सो तो है ही। आर्कियोलॉजी की पुस्तकें हैं, आर्ट और बागवानी से संबंधित पुस्तकें हैं, इतिहास, जीवनी, भ्रमण, कहानी, यहाँ तक कि थिएटर की किताबें भी देख रहा हूं। उनमें से कुछ नई जैसी लग रही हैं। क्या आप अब भी पुस्तकें खरीदते हैं? हाँ, खरीदता हूं। राजेन नाम का मेरा एक मेजर आदमी है। उसे महीने में 2-3 बार कलकत्ता जाना पड़ता है। तब मैं लिस्ट बना देता हूं, वो कॉलेज स्ट्रीट से ले आता है। फेलुदा ने मेज पर रखी किताबों की ओर देखते हुए कहा, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं ये समझ नहीं आ रहा। काले किंकर बाबू ने कहा, पुस्तकों को अगर अपने हाथ से उठाकर तुम्हारे हाथों में सौंप सकता तो मुझे बेहद खुशी होती, मगर मेरे दोनों हाथ नाकाम हो गए हैं। हम दोनों ने आश्चर्य में आकर उनकी ओर देखा। यह ठीक है कि वे अपने हाथों को कंबल के अंदर डाले हुए थे, मगर इसका कोई खास कारण हो सकता है ये हम समझ नहीं सके थे। आर्थराइटिस का नाम सुना है, जिसे सरल हिंदी में गठियावात कहते हैं। हाथ की उंगलियों को अब इस्तेमाल नहीं कर पाता हूं। ये जरूर है कि मेरा लड़का अब कुछ दिनों से यहीं आकर रह रहा है, वरना मेरा नौकर गोकिल ही मुझे खिला पिला जाता था। आपकी चिट्ठी क्या आपके लड़के ने लिखी थी? अरे नहीं, राजेन ने लिखी थी, मेरा मैनेजर। जायदाद की देखभाल वही करता है। डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो बरहमपुर जाकर बुला लाता है। पलासी में अच्छे डॉक्टर नहीं है।
फेलुदा की दृष्टि बीच बीच में कमरे के कोने में रखे हुए संदूक की ओर चली जाती थी। वो बोला, लगता है आपके संदूक में कोई विशेषता है। देखता हूं कि ताला चाबी की व्यवस्था नहीं है। क्या यह कॉम्बिनेशन से खुलता है? काली किंकर बाबू ने हंसकर कहा, तुम्हारी धारणा सही है। एक खास संख्या है, उसी के अनुसार नॉब को घुमाने से खुलता है। किसी जमाने में इन इलाकों में डाकू बहुत उपद्रव मचाया करते थे। ये बात तो तुम्हें मालूम होगी। मेरे पुरखे भी डकैती करके जमींदार हुए थे। उसके बाद हम ही लोग डाकुओं के हाथ दुख तकलीफ झेलने लगे। इसलिए मन में विचार आया कि ताले के बदले अगर कॉम्बिनेशन करूं तो खतरे से खाली हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद भौहें सिकोड़ कर कुछ सोचने लगे। इसके बाद अपने नौकर का नाम लेकर उसे पुकारा। बूढ़ा गोकुल तत्क्षण आकर हाजिर हो गया। काले किंकर बाबू बोले, पिंजरे को जाकर ले आओ गोकुल। गोकुल कुछ एक सेकंडों में दरमियान पिंजरा सहित एक तोते को ले आया। मोमबत्ती की रोशनी में तोते की आंखें चमक रही थी। काले किंकर बाबू ने तोते की ओर ताकते हुए कहा, बोलो त्रिनयन, त्रिनयन बोलो तो। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। उसके बाद तोता साफ साफ शब्दों में बोल उठा, त्रिनयन, ओ त्रिनयन। मैं तो हैरत में खो गया। पक्षी को इस तरह साफ बोलते मैंने कभी नहीं देखा था। मगर बात यहीं आकर खत्म नहीं हुई। तोते ने उसके साथ और भी 2 शब्द जोड़ दिए, 120। उसके बाद तोते ने पूरी बात साफ साफ कही, त्रिनयन, ओ त्रिनयन, 120। त्रिनयन, ओ त्रिनयन, जरा सुस्ता लो। फेलुदा की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने कहा, त्रिनयन कौन है? काले किंकर बाबू ने कहकहा लगाते हुए कहा, ये बात मैं नहीं बताऊंगा। इतना ही बता रहा हूं कि वो जो कुछ कह रहा है वो संकेत है। तुम्हारे पास 12 घंटे का वक्त है। देखना है कि तुम इस संकेत को खोज कर निकाल सकते हो या नहीं। इस संकेत का मेरे संदूक से रिश्ता जुड़ा हुआ है। फेलुदा ने कहा, तोते को ये संकेत सिखाने के पीछे कोई मकसद है? और अगर है तो क्या मैं ये बात जान सकता हूं? जरूर जरूर, काली किंकर मजूमदार ने कहा, ये तो आप जानते ही होंगे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादातर आदमियों की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। 3 साल पहले एकाएक मैं संदूक का संकेत भुला बैठा। इस पर तो विश्वास करोगे, दिन भर कोशिश करने के बावजूद नंबर याद नहीं आया। अंत में आधी रात को याद आया। नंबर मैंने कहीं लिख नहीं रखा है, क्योंकि कब कौन क्या साजिश कर बैठे कहा नहीं जा सकता। इसलिए सोचा था कि इसे दिमाग में रखना ही ठीक है। मेरे एक लड़के को इसका पता है, मगर वो बाहर ही रहता है। इसलिए दूसरे दिन मैंने एक तोते का इंतजाम किया और नंबर को सांकेतिक रूप देकर तोते को सिखा दिया। अब वो बीच बीच में संकेत बोल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से और पक्षी राधा किशन या महाराज भादो कहते हैं। फेलुदा संदूक की ओर देख रहा था। एकाएक उसकी पेशानी पर बल पड़ गए और वो संदूक की ओर चला गया। उसके बाद लौटकर मेज से उसने मोमबत्ती उठा ली और दोबारा संदूक की ओर चला गया। क्या देख रहे हो भैया? काली किंकर बाबू ने कहा, तुम्हारी जासूसी आंखों को सुराग का पता चल रहा है। फेलुदा ने संदूक के सामने के हिस्से की जांच करके कहा, लगता है आपके संदूक पर बल का प्रयोग किया गया है। शायद किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की है। काली किंकर बाबू गंभीर हो गए। तुम्हें इस पर पूरा विश्वास है? फेलुदा ने मोमबत्ती फिर से मेज पर रख दी और बोला, झाड़ू पोंछे से इस तरह का दाग नहीं पड़ सकता है। क्या इस तरह की घटना होने की कोई संभावना है? ये बात तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं और आप ही बता सकते हैं। काली किंकर बाबू ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, घर पर आदमी के नाम पर मैं, गोकुल, राजन, मेरा ड्राइवर, मणिलाल, महाराज और माली हैं। 5 दिन पहले मेरा लड़का विश्वनाथ आया है। वो कलकत्ते में रहता है, व्यवसाय करता है। मुझसे कोई खास संपर्क नहीं है। अब की मेरी बीमारी के बारे में सुनकर आया है। पिछले सोमवार को मैं अपने बगीचे की बेंच पर बैठा था। उठते ही आंखों के सामने अंधेरा तिर गया और फिर बेंच पर बैठ गया। राजन ने पलासी से विश्वनाथ को फोन किया। वो दूसरे ही दिन डॉक्टर के साथ आया। लगता है हल्का सा दिल का दौरा आया था। जीवन के बाकी दिन क्या मुझे संशय में ही गुजारने होंगे? मेरे कमरे में डाकू आकर मेरा संदूक तोड़ देगा
फेलुदा ने काले किंकर बाबू को आश्वस्त किया। हो सकता है कि मेरा संदेह गलत हो सकता है कि जब शुरू में संदूक बिठाया गया होगा उसी समय खरोंच लग गई होगी। दाग पुराना है या नहीं ये बात मोमबत्ती की रोशनी में समझ में नहीं आ रही है। एक बार कल सवेरे फिर से देखूंगा। आपका नौकर विश्वासी तो है ना? गोकुल 30 साल से मेरे साथ है। और राजन बाबू? राजन भी पुराना आदमी है, लगता तो विश्वासी ही है। हाँ, तब बात क्या है जानते हो? आज जो विश्वासी है कल वो विश्वासघात नहीं करेगा, इसकी कौन सी गारंटी है? फेलुदा ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, खैर गोकुल से कहिए जरा नजर रखा करे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि चिंता का कोई कारण है। खैर, लगा काकली किंकर बाबू कुछ आश्वस्त हो गए। हम उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गोकुल तुम लोगों का कमरा दिखा देगा। रजाई, कंबल, तोशक, तकिया, मच्छरदानी सबका इंतजाम है। विश्वनाथ बहरमपुर गया है, अभी अभी लौट आएगा। जो आ जाए तो तुम लोग खाना खा लेना। कल सवेरे जाने से पहले अगर चाहो तो मेरी गाड़ी लेकर आसपास का एक चक्कर लगा लेना। हालांकि यहां कुछ दर्शनीय है नहीं। फेलुदा ने मेज पर से किताबें उठा ली। गुड नाइट करने से पहले काली किंकर बाबू ने पहले की बात उसे एक बार फिर से याद दिला दी। उसका समाधान खोज निकालोगे तो मैं तुम्हें गैबेरियो का सेट उपहार स्वरूप भेंट कर दूंगा। हम लोगों के साथ चलते हुए गोकुल ने 2 बार आमदे पार किए और हमें वो कमरा दिखा दिया जिसमें हमें टिकना है। कमरे में पहले से ही एक लालटेन रखी हुई थी। सूटकेस और होल्ड ऑल भी कमरे के एक कोने में रखे हुए थे। ये कमरा हालांकि काले किंकर बाबू के कमरे से छोटा है, लेकिन सरो सामान कम रहने के कारण इसमें चलने फिरने लायक अधिक जगह है। उजली चादर बिछे पलंग पर बैठते हुए फेलुदा ने कहा, संकेत याद आ रहा है तुपसा? ओफो, त्रिनयन नाम तो मुझे याद है, मगर पूरे संकेत के बारे में पूछकर फेलुदा ने मुझे उलझन में डाल दिया। तू हल नहीं कर पा रहा है ना? झोले में से मेरी कॉपी निकालकर संकेत लिख ले। गैबेरियो की किताबों के प्रति बेहद लोभ हो रहा है। कॉपी पेंसिल निकालकर मैं बैठ गया। फेलुदा बोलता गया और मैं बड़े बड़े हंफों में लिखता गया, त्रिनयन 120। लिखने के बाद मुझे लगा ये एक अजीब संकेत है, समझ में कतई नहीं आ रहा है। फेलुदा इसका हल कैसे निकालेगा? फेलुदा बिस्तर से उतरकर खिड़की खोले बाहर की ओर ताक रहा है। चांदनी रात, शायद पूनम की रात है। मैं फेलुदा के पास जाकर खड़ा हो गया। यह हवेली का पिछला हिस्सा है। फेलुदा बोला, दाहिनी ओर लगता है पोखर वोखर कुछ है। घने पेड़ पौधों की फांक से दूर पानी झिलमिलाता हुआ दिख रहा है। झिंगूर लगातार बोले जा रहे हैं। अब उसके साथ सियार की आवाज जुड़ गई है। मुझे लगा इतने निर्जन स्थान में इससे पहले मैं कभी नहीं आया था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। फेलुदा ने जैसे ही पल्लों को बंद किया, मोटर की आवाज हमारे कानों में आई। ये कोई दूसरी ही गाड़ी है, न कि वही विशाल पुरानी अमेरिकी गाड़ी। लगता है विश्वनाथ मजूमदार आ गए, फेलुदा ने कहा। इसका मतलब यह है कि अब खाना खाने की बुलाहट आएगी। सच कहूं तो बेहद भूख लगी थी। 1 बजे की गाड़ी पकड़ने के लिए सवेरे ही खाना खाकर निकला था। इतना जरूर है कि रास्ते में रानाघाट स्टेशन में चाय के साथ मिठाई खाई थी। हो सकता है अभी हमें इतनी भूख नहीं लगती क्योंकि घड़ी बता रही है कि कुल मिलाकर 8 ही बजे हैं। मगर यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ना भी मुश्किल है। इसलिए लग रहा था कि खा पी कर अगर कंबल के नीचे घुस जाऊं तो बहुत ही अच्छा रहे। अब तक उधर मेरा ध्यान नहीं गया था, मगर अब देखा हम लोगों के कमरे में एक तस्वीर है और फेलुदा उसी की ओर घूर रहा है। वो फोटो नहीं, हाथ से बनाया हुआ चित्र है और आकार में खासा बड़ा है। वो काले किंकर बाबू के किसी पुरखे की तस्वीर है, इसमें कोई संदेह नहीं। चित्र का व्यक्ति नंगे बदन कुर्सी पर बैठा है, मूछें पकी हुई, कंधे तक लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत ही चौड़ा कंधा। फेलुदा ने फुसफुसाकर कहा, मुकद्दर भांजा हुआ कुश्ती खेला हुआ शरीर है। लगता है यही पहला डाकू जमींदार है। बाहर से पैरों की आहट सुनाई दी। हम लोगों ने कमरे की दरवाजे की ओर देखा। गोकुल बाहर एक लालटेन रख गया था। उसकी रोशनी से शुरू में कमरे के फर्श पर एक छाया पड़ी और उसके बाद एक अजनबी चौखट के बाहर आकर खड़ा हो गया। यही क्या विश्वनाथ बाबू हैं?
नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तंग पहने की धोती पहने है, सलेटी रंग का कुर्ता, मूछें घनी, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा। वो गर्दन बढ़ाकर पेशानी पर बल लिए संभवतः हमें खोज रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं राजन बाबू? फेलुदा ने कहा। अब जैसे उसकी नजर हम पर पड़ी, जुकाम से बैठे गले से कहा, छोटे बाबू लौट आए हैं, चावल परोसने को कह दिया है, गोकुल आकर आप लोगों के पास खबर पहुंचा जाएगा। राजन बाबू चले गए। बताओ तो किस चीज की गंध थी? मैंने फेलुदा से पूछा। पता नहीं चल रहा है, नेफ्थलीन की, अभी अभी ट्रंक से गर्म कुर्ता निकाला है। राजेन बाबू के पैरों की आवाज जब शून्य में खो गई तो मुझे फिर यही लगने लगा कि हम कितने सन्नाटे से भरे माहौल में पहुंच गए हैं। इस तरह की जगह में इतने लंबे अरसे तक लोग कैसे रहते होंगे? जानता हूं फेलुदा मेरे पास रहेगा तो मुझमें साहस की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर वो नहीं रहता तो इस पुराने खंडर नुमा मकान में मैं 5 मिनट भी नहीं रह पाता। काली किंकर बाबू स्वयं बता चुके हैं कि कभी इस मकान में हत्या हो चुकी है। पता नहीं हत्या किस कमरे में हुई थी। इस बीच फेलुदा लालटेन सहित मेज को खींचकर पलंग के पास ले आया है और पलंग पर बैठकर कॉपी खोले संकेत पर सोचना शुरू कर दिया। 1-2 बार उसे त्रिनयन कहकर बड़बड़ाते हुए भी देखा। मैं अब करता ही क्या? दरवाजे से निकलकर बाहर के बरामदे पर चलाया। वो क्या चीज है? मेरा कलेजा कांप उठा। न जाने क्या तो बरामदे की उस ओर हिल रहा था। वहां लालटेन की रोशनी अंधेरे में खो गई है। दांत से दांत दबाए मैं अंधेरे की ओर ताकता रहा। अब पता चला कि वो एक बिल्ली थी, मामूली या सफेद बिल्ली नहीं, इसके बदन पर शेर की तरह धारियां हैं। बिल्ली कुछ देर तक मेरी ओर अपलक ताकती रही। इसके बाद एक उबासी लेकर दूसरी ओर मुड़ी और नजाकत के साथ चलती हुई अंधेरे में लापता हो गई। उसके कुछ देर बाद ही तोते की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। फिर चुप्पी तैरने लगी। पता नहीं विश्वनाथ बाबू का कमरा किधर है। वे 2 मंजिले पर रहते हैं या 1 मंजिले पर? राजेन बाबू कहाँ रहते हैं? हमें ऐसा कमरा क्यों दिया है जहां किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती? मैं कमरे के अंदर लौट आया। फेलुदा पलंग पर पांव को मोड़कर हाथ में कॉपी लिए सोचने में तल्लीन है। अब बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से मैंने कहा, ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? फेलुदा ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, तू ठीक ही कह रहा है, लगभग 15 मिनट हो चुके। और ये कहकर वो फिर से कॉपी में खो गया। फेलुदा का जो पुस्तकें मिली थी मैंने उन्हें उलट पुलट कर देखा। एक पुस्तक उंगली की छाप से संबंधित है, दूसरी का नाम है क्रिमिनोलॉजी और तीसरी का क्राइम एंड इट्स डिटेक्शन। चौथी पुस्तक का नाम का अर्थ ही मुझे समझ में नहीं आया। तब हाँ, इसमें बहुत सी तस्वीरें हैं। उसमें लगातार 10 पृष्ठों तक सिर्फ अलग अलग तरह के पिस्तौल और बंदूकों की तस्वीरें ही हैं। फेलुदा क्या अपना रिवॉल्वर साथ लेकर आया है? यह प्रश्न दिमाग में आते ही याद आया कि फेलुदा जासूसी करने नहीं आया है और अब जासूसी की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर रिवॉल्वर की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? पुस्तकों को सूटकेस के अंदर रखकर मैं पलंग पर बैठने जा ही रहा था कि अचानक अनपहचाने गले की आवाज आई और मेरा कलेजा फिर से धड़क उठा। अब की जो आदमी आया उसे पहचानने में कोई असुविधा नहीं हुई। ये गोकुल राजन बाबू की गाड़ी का ड्राइवर या रसोईया नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति विश्वनाथ बाबू के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत देर कर दी। उन्होंने फेलुदा को नमस्कार करते हुए कहा, मेरा नाम विश्वनाथ मजूमदार है। अब ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। बाप से बेटे का चेहरा बहुत कुछ मिलता जुलता है, खासतौर से आंख और नाक। उम्र 40 या 45 के करीब होगी। सिर के तमाम बाल अभी तक काले हैं, मूंछ और दाढ़ी नहीं है। दोनों होठ बेहद पतले हैं। यह आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा ये कहना मुश्किल है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि उन्होंने हमें इतनी देर तक बिठा रखा। दूसरा कारण, यद्यपि वे हमारी ओर देखते हुए मुस्कुराए, मगर मुझे वो मुस्कुराहट असली नहीं लगी। हालांकि ये धारणा गलत भी हो सकती है। मानो वो हमें देखकर खुश नहीं है, हमारे चले जाने के बाद ही खुश होंगे। फेलुदा और मैं विश्वनाथ बाबू के साथ सीधे रसोई घर में पहुंचे। मैंने सोचा था कि फर्श पर बैठकर खाना पड़ेगा, लेकिन वहां तो एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल देखने को मिली। टेबल पर चांदी के थाली, कटोरे और गिलास सजे थे। हम जब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो विश्वनाथ बाबू ने कहा,
चाहे जाड़ा हो या गर्मी, मैं दोनों वक्त स्नान करने का अभ्यस्त हूं। यही वजह है कि थोड़ी देर हो गई। उनके बदन से कीमती साबुन की गंध आ रही है, इसका पता मुझे पहले ही चल चुका है। अब लग रहा है कि सेंट भी लगा कर आए हैं। इसमें शक नहीं कि भले आदमी बहुत शौकीन हैं। सफेद रेशमी कपड़े की कमीज पर गाढ़े हरे रंग का बिना बाह वाला कार्डिगन है और उसके साथ सलेटी रंग की टेरेलिन की पैंट। कटोरे से दबे भात को फैलाकर मैंने उसे केले के फूल की सब्जी के साथ खाना शुरू कर दिया। थाली के चारों ओर गोलाकार सजी हुई कटोरियों में 3 तरह की सब्जियां, मूंग की दाल और रोहू मछली का शोरबा है। बाबूजी से आपकी बात हुई थी? विश्वनाथ बाबू ने पूछा। हाँ, फेलुदा ने कहा। उन्होंने मुझे बेहद सरबंदी में डाल दिया है, किताबों का उपहार देकर। हाँ, आजकल बाजार में ये पुस्तकें यदि उपलब्ध होती तो उनकी कीमत कम से कम 500-700 रुपये होती है। विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए कहा, यह जानकर कि आपको बुला भेजा है, मैंने बाबूजी को बहुत फटकारा था। शहर के आदमी को इस घनघोर देहात में बुलाकर कष्ट देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। फेलुदा ने उनकी बात का विरोध करते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मजूमदार? यहां आने से हमारा बहुत बड़ा उपकार हुआ है, इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है। विश्वनाथ बाबू ने फेलुदा की बातों को कोई महत्व न देते हुए कहा, इन 4 दिनों के दरमियान ही मेरा जी उब गया है। बाबूजी लगातार इतने दिनों तक यहां कैसे रहते हैं मालूम ही नहीं। बाहर क्या जाते ही नहीं? अरे बात इतनी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वक्त वे उसी अंधेरी कोठरी में पलंग पर लेटे रहते हैं। दिन में केवल 2 बार कुछ क्षणों के लिए बागीचे में जाकर बैठते हैं। अब तबीयत खराब रहने के कारण यह सिलसिला भी बंद हो गया। फेलुदा ने पूछा, आप और कितने दिन रहिएगा? मजूमदार ने कहा, मैं कल ही चला जाऊंगा। बाबूजी के लिए तत्काल किसी डेंजर की संभावना नहीं है। आप लोग भी तो कल शायद 8:30 बजे की ट्रेन से वापस जा रहे हैं। जी हाँ। अरे फिर आप लोगों के साथ मैं ही रवाना हो जाऊंगा। फेलुदा ने भात में दाल डालते हुए कहा, आपके पिताजी में तो नाना प्रकार का शौक देखने को मिला। आप क्या 100% व्यवसायी हैं? हाँ साहब, काम धाम करने के बाद आज के जमाने में कुछ और करने की इच्छा ही नहीं होती। विश्वनाथ बाबू से विदा लेकर जब हम कमरे में पहुंचे तो उस वक्त लगभग 9:30 बज चुके थे। यहां घड़ी का वक्त मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि 7 बजे से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी रात हो चुकी है। मैंने फेलुदा से कहा, बत्तियों को दूसरी ओर रखकर अगर लेटूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? क्यों, क्या बात है? अरे इसलिए कि जब आंखें खुले तो डाकू बाबू पर नजर न पड़े। फेलुदा ने हंसकर कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भले आदमी की निगाह मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी। सोने के पहले फेलुदा ने लालटेन की रोशनी कम कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि कमरा जैसे और भी छोटा दिखने लगा। मुझे झपकी आ रही थी, मगर फेलुदा के मुंह से अंग्रेजी शब्द सुनकर मैं आश्चर्य में आ गया। मेरी आंखें खुल गई। मैंने साफ साफ सुना कि फेलुदा कह रहा है, देयर वॉज अ ब्राउन क्रो। मैं कोहनी के बल पर उठ पड़ा। ब्राउन क्रो? कौवा कहीं भूरे रंग का होता है? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो फेलुदा? लगता है कि बैरियों की पुस्तकें मिल जाएंगी तब सा। सो क्या, हल छू लिया? अरे बहुत ही आसान है, फेलुदा ने कहा। हमारे मुल्क में आकर अंग्रेज लोगों ने जब शुरू में हिंदी सीखना शुरू किया तो उच्चारण की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ तरीके निकाले। देयर वॉज ए ब्राउन क्रो, इस वाक्य से भूरे कौवे का कोई संबंध नहीं था। असल में यहाँ साहब बेहरा से दरवाजा बंद करने को कह रहा है, दरवाजा बंद करो। तो ये त्रिनियन का मामला भी बहुत कुछ इसी तरह का है। शुरू में त्रिनियन को 3 सोचकर बार बार पछाड़ खा रहा था। सो कैसे, वो 3 नहीं है क्या? मैं भी तो उसे 3 ही सोच रहा था। अरे 3 नहीं है। त्रिनयन 3 है और नयन 9 है, तीनों मिलाकर 39। त्रिनयन ओ त्रिनयन, 39 ओ 39। इसका ओ का अर्थ है 0 यानी 0। फिर एक टू 0 का मतलब राइट टू 0, पानी की तरह साफ है। इसलिए पूरी संख्या है 390392 बता कैसे दिमाग में बात आ गई? चल अब जाकर सो रहा। मन ही मन फेलुदा की बुद्धि की प्रशंसा कर तकिए पर माथा रखकर आंखें बंद करने जा ही रहा था कि तभी बारामदे से पैरों की आहट आई। राजन बाबू हैं,
उन्हें रात में क्या जरूरत पड़ गई? छोटे बाबू ने पूछवाया कि आपको किसी और चीज की जरूरत है या नहीं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है। वे जिस तरह से आए थे उसी तरह चले गए। आंखें बंद करने के समय पता चला खिड़की की झिलमिली से आती हुई चांदनी एकाएक मलिन हो गई और दूर से मेघों का गर्जन आ रहा है। उसके बाद न जाने कहां से 2 बार बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आवाज आई। सुबह नींद टूटने पर देखा फेलूदा कमरे की खिड़कियां खोल रहा है। वो बोला, रात बारिश हुई थी, इसका तुझे पता भी चला था? रात चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अभी मेघ का नामो निशान नहीं है। झिलमिलाती हुई धूप तैर रही है। ये मैं खाट पर लेटे रहने के बावजूद बाहर के पेड़ पौधों को देखकर समझ रहा हूं। मेरे उठने के आधे घंटे के बाद ही बूढ़ा गोकुल आकर चाय दे गया। दिन की रोशनी में उसका चेहरा देखने पर लगा कि गोकुल सिर्फ बूढ़ा ही नहीं, बल्कि उसके जैसा टूटा हुआ शरीर और दुख से भरा भाव मैंने बहुत ही कम आदमियों में देखा है। फेलूदा ने पूछा, काली किंकर बाबू सोकर उठ गए? गोकुल कान से कम सुनता है या नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, परंतु फेलूदा का प्रश्न सुनकर वो फटी फटी आंखों से उसकी ओर ताकने लगा। उसके बाद जब दूसरी बार उससे पूछा गया तो उसने सिर हिलाकर हामी भरी और कमरे से बाहर चला गया। हम 7:30 बजे काले किंकर बाबू के कमरे के अंदर पहुंचे। वे कल ही की तरह इस कंबल के नीचे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनकी बगल की खिड़की से धूप आती है और शायद इसी वजह से वे उसे बंद रखे हुए हैं, इसलिए सुबह के वक्त भी कमरा इतना अंधेरा है। वहां जितनी भी रोशनी है वो बारामदे के दरवाजे से होकर आ रही है। आज पहली बार हमारे ध्यान में ये बात आई कि कमरे की दीवार पर काले किंकर बाबू का मढ़ा हुआ फोटोग्राफ है। ये तस्वीर बहुत पहले की ही ली हुई है, क्योंकि तब उनकी दाढ़ी मुझे पकी नहीं थी। वो बोले, गैबरियो की पुस्तकें मैंने पहले से ही निकाल कर रख दी हैं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम कामयाब हो गई। फेलूदा ने कहा, हुआ हूं या नहीं ये बताइए। 3939 राइट टू 0, ठीक है? शाबाश जासूस। काले किंकर मजूमदार ने हंसते हुए कहा, लो किताबों को अपनी झोली के अंदर रख लो और दिन की रोशनी में एक बार संदूक के दागों को ठीक से देख लेना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसके कारण कोई चिंता की बात है। फेलूदा ने कहा, ठीक है, आप निश्चिंत रहें तो यही बेहतर है। किताबों को उसने अपनी झोली के अंदर रख लिया। काली किंकर बाबू ने पूछा, तुम लोग चाय तो पी चुके हो ना? जी हाँ, ड्राइवर से कह दिया है, वो गाड़ी बाहर रखे हुए है, तुम लोगों को स्टेशन पहुंचा देगा। विश्वनाथ खूब सवेरे ही चला गया है। बताया कि वो अगर 10 बजते बजते कलकत्ता पहुंच जाए तो उसे सुविधा होगी। राजेन बाजार गया हुआ है। गोकुल तुम लोगों का सरो सामान गाड़ी पर रख देगा। तुम लोग क्या स्टेशन जाने से पहले तनिका आसपास की परिक्रमा करना चाहते हो? फेलूदा ने कहा, सोच रहा हूं कि 10:30 बजे की ट्रेन का इंतजार करने की बजाय अगर हम अभी निकल जाएं तो हो सकता है 372 डाउन मिल जाए। ठीक है, तुम जैसे शहरी लोगों को मैं देहात में कैदी बनाकर नहीं रखना चाहता। तब हां, तुम्हारे आने पर मुझे बेहद खुशी हुई है और ये बात मेरा मन ही जानता है। कल रात की बारिश से भीगे रास्ते से गाड़ी में बैठे हुए हम पलासी स्टेशन की ओर जा रहे हैं। मैं सवेरे के भीगे धान के खेतों का दृश्य देख रहा था। तभी फेलूदा ने ड्राइवर से एक सवाल किया, स्टेशन जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? जी नहीं, मणिलाल ड्राइवर ने कहा। फेलूदा का चेहरा गंभीर हो गया। एक बार सोचा कि पूछूं वो क्या सोच रहा है, संदेह का कोई कारण है क्या, मगर मुझे साहस नहीं हुआ। रास्ते में चूंकि कीचड़ था इसलिए स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग गए। सरो सामान उतारकर हमने गाड़ी छोड़ दी, मगर फेलूदा टिकट घर की ओर नहीं गया। माल असबाब स्टेशन मास्टर के पास रखकर वो दोबारा बाहर रास्ते पर निकल गया। रास्ते में साइकिल रिक्शे की कतार खड़ी है। सबसे सामने के रिक्शे वाले के पास जाकर फेलूदा ने पूछा, बता सकते हो कि यहाँ कोतवाली कहाँ है? बता सकते हैं हुजूर। चलिए तो, जल्दबाजी है। रिक्शा पे पे कर हॉर्न बजाता हुआ भीड़ से निकलकर 5 मिनट के अंदर ही कोतवाली पहुंच गया। फेलूदा की ख्याति जो यहां तक पहुंच चुकी है, इसका पता तब चला जब फेलूदा के द्वारा अपना परिचय बतलाते ही सब इंस्पेक्टर मिस्टर सरकार ने उसे पहचान लिया। फेलूदा ने कहा, घुरघुटिया के काले किंकर मजूमदार के बारे में आपको क्या जानकारी है? कृपया बताने का कष्ट करें। काले किंकर मजूमदार? सरकार की पेशानी पर लकीर उभर है। आदमी के लिहाज से तो बड़े ही अच्छे हैं साहब।
किसी के 6-5 में नहीं रहते। उनके बारे में कभी कोई बदनामी सुनने को नहीं मिली है। और उनका लड़का विश्वनाथ, वो क्या यहीं रहते हैं? बरसक कलकत्ते में। क्यों, मामला क्या है मिस्टर मित्र? आपको एक बार अपनी जीप लिए मेरे साथ चलना होगा, संगीन मामला लगता है। कीचड़ भरे रास्ते पर उछलती हुई जीप गुरगुटिया की ओर दौड़ने लगी। फेलुदा ने घोर उत्तेजना के बीच सिर्फ एक बार जबान खोली, हालांकि उसकी बात मेरे अलावा कोई नहीं सुन सका। आर्थराइटिस, संदूक का दाग, डिनर में विलंब, राजेन बाबू की रुठी हुई आवाज, नेफ्थलीन, सब कुछ एक सिलसिला लगता है। तो फेलु मित्र के अतिरिक्त भी ढेरों आदमी अक्लमंद हो सकते हैं और ये बात हमेशा मेरे ध्यान में नहीं रहती है। मजूमदार के मकान पर पहुंचने पर पहली जिस चीज ने मुझे हैरत में डाल दिया वो थी एक काले रंग की एम्बेसडर कार। गाड़ी फाटक के बाहर खड़ी थी। निसंदेह ये विश्वनाथ बाबू की गाड़ी है। जीप से उतरते फेलुदा बोला, ध्यान से देखो, अभी तक गाड़ी में कीचड़ नहीं लगी है। ये गाड़ी कुल मिलाकर अभी बाहर निकली है। संभवतः वो विश्वनाथ बाबू का ड्राइवर ही था। संभवतः इसलिए कि इस आदमी को हमने इसके पहले नहीं देखा था, जो हमें देखकर घबरा गया और मुंह लटकाकर फाटक के किनारे पत्थर की तरह खड़ा हो गया। तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो? फेलुदा ने पूछा। जी हाँ। विश्वनाथ बाबू हैं? उससे झिझकते देखकर फेलुदा ने अब इंतजार नहीं किया और सीधे घर के अंदर घुस गया। उसके पीछे कोतवाल, मैं और एक कांस्टेबल। दोबारा उसी रास्ते उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ते हुए हम चारों जने काले किंकर बाबू के कमरे के अंदर गए। कमरा खाली है, बिस्तर पर वही कंबल पड़ा हुआ है, बाकी जितनी चीजें थी उसी तरह है, मगर मालिक नहीं है। सर्वनाश, फेलुदा ने कहा। वो बंदूक की ओर ताक रहा है। संदूक खुला हुआ है। ये साफ साफ पता चल रहा है कि उससे बहुत कुछ बाहर निकाल लिया गया है। दरवाजे के बाहर गोकुल आकर खड़ा हो गया है। वो थरथर कांप रहा है। उसकी आंखों में आंसू है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आखिरी हालत हो। फेलुदा ने उछलकर उसे पकड़ लिया और पूछा, विश्वनाथ बाबू कहाँ हैं? वो पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। जाकर देखिए तो मिस्टर सरकार। कोतवाल और कांस्टेबल उसकी तलाश में निकल पड़े। सुनो गोकुल, फेलुदा ने जोरों से उसके कंधों को झकझोरते हुए कहा, जरा भी झूठ बोलोगे तो तुम्हें हवालात की हवा खानी पड़ेगी। काले किंकर बाबू कहाँ हैं? गोकुल की पुतलियां जैसे बाहर निकल आई हो। हुजूर उनकी हत्या कर डाली है। किसने? छोटे बाबू ने। कब? छोटे बाबू जिस दिन आए उसी रात में बाप बेटे में झड़प हुई। छोटे बाबू ने संदूक के नंबर के बारे में पूछा। मालिक ने कहा, मेरे तोते को मालूम है, उसी से जान लेना, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद उसके कुछ पल बाद छोटे बाबू और उनके ड्राइवर ने मिलकर। गोकुल का गला रुंध गया। बाकी बात उसने बहुत तकलीफ के साथ बतलाई। दोनों ने मिलकर मालिक की लाश को पीछे के तालाब के पानी में फेंक दिया, गले में पत्थर बांधकर। छोटे बाबू ने प्राणों का भय दिखाकर मेरी जुबान बंद कर दी। समझ गया, राजेन बाबू नाम का यहां कोई आदमी नहीं है ना? यही बात थे, मगर 2 साल पहले ही उनका देहांत हो चुका है। अब फेलुदा और मैं नीचे की ओर भागे। सीढ़ियां उतरकर बाएं मुड़ते ही बागीचे में जाने का रास्ता मिलता है। बाहर निकलते हैं मिस्टर सरकार की चिल्लाहट कानों में आई। भागने की चेष्टा नहीं करें मिस्टर मजूमदार, मेरे हाथ में हथियार है। ठीक उसी क्षण पानी में कूदने की एक आवाज आई और उसके साथ ही पिस्तौल की आवाज। हम दोनों पेड़ पौधों को पार करते, झाड़ियों को रौंदते लांघते आगे बढ़े और देखा कि मिस्टर सरकार हमारी ओर पीठ किए हाथ में पिस्तौल लिए खड़े हैं। इमली के पेड़ के बाद वो तालाब है जिसे हम कल देख चुके थे। उसके पानी का अधिकांश हिस्सा जलकुंभी से ढका हुआ। वो पहले ही कूद चुका था। मिस्टर सरकार ने कहा, तैरना नहीं जानता है गिरीश, खींचकर बाहर निकाल सकते हो या नहीं? अंततः कांस्टेबल विश्वनाथ बाबू को खींचकर बाहर ले आया। अब छोटे बाबू की हालत उसी तोते की जैसी है। वो पिंजड़े में बंद हैं। संदूक से रुपया पैसा गहना वगैरह जो कुछ निकाला था वो सब बरामद हो चुका है। ये सही है कि वो व्यवसाय करते थे, मगर जुआ वगैरह की बहुत सी बुरी आदतें पाले हुए थे। इधर हाल में लिए कर्ज को चुकाने में उसकी हालत बदतर हो गई थी। फेलुदा ने कहा, काले किंकर बाबू से मिलने के करीब 20 मिनट बाद राजेन बाबू आए और राजेन बाबू के जाने के करीब आधा घंटे बाद विश्वनाथ बाबू से मुलाकात हुई। तीनों आदमी एक साथ कभी दिखाई नहीं पड़े। इसी पर सोचने के बाद पहले पहल मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि 3 आदमी हैं या नहीं।
या एक ही आदमी बारी बारी से 3 आदमियों की भूमिका निभा रहा है। तब एक्टिंग की किताबों की बातें मुझे याद हुई। फिर क्या किसी जमाने में विश्वनाथ बाबू को थिएटर का शौक रहा है? अगर वे छद्मवेश धारण करने में पटु हों, अभिनय करना जानते हों, तो इस तरह अंधेरे मकान में हम लोगों को बेवकूफ बनाना उनके लिए कठिन नहीं था। अपना हाथ उन्हें कंबल के नीचे छिपाकर रखना पड़े था, इसलिए कि मेकअप किस तरह 73 साल के बूढ़े का हाथ बनाया जा सकता है, ये कला उन्हें मालूम नहीं थी। संदेह तब पक्का हो गया जब देखा कि कीचड़ पर विश्वनाथ की गाड़ी के टायर के छाप नहीं है। बात खत्म होने पर मैंने पूछा, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने पत्र लिखा था? फेलुदा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि खत तो काली किंकर बाबू ने ही लिखा था। विश्वनाथ बाबू को इसका पता चल गया था, इसलिए उन्होंने आने से नहीं रोका कि मेरी बुद्धि की सहायता से वे संकेत की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। आखिरकार हमें 10 बजे की ही गाड़ी पकड़नी पड़ी। रवाना होने से पहले फेलुदा ने अपने सूटकेस और झोली से 8 पुस्तकें बाहर निकालकर मुझे दी और कहा, खूनी के हाथ से उपहार लेने की मुझ में कोई लालसा नहीं है। तुपसा, जाकर इन्हें बुक शेल्फ के खाली स्थानों में रख दो। मैं जब पुस्तकें निकालकर काली किंकर बाबू के कमरे से बाहर निकल रहा था, तोता तब भी बोल रहा था, त्रिनयन ओ त्रिनयन 120। ये कहानी मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे की लिखी कहानी है। उनकी मशहूर फेलुदा सीरीज की कहानी है। कहानी का शीर्षक घुरघुटिया की घटना। अच्छी लगी हो कहानी? ये जासूसी कहानी, फेलुदा जैसे हरक्यूल पैरो हो उस तरह के कैरेक्टर हैं और सत्यजीत रे की लिखी है। अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को, जिसका नाम है किस्सा कहानी, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसे लगी। और ये आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।